नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप है मेरे साथ में आज के एक ऐसे सेशन पर जिस पर निश्चित ही चर्चा होना जरूरी है। और चर्चा इस बात की कि क्या देश में मंदी आने वाली है। मंदी की स्थिति का मतलब होगा कि आप लोग खरीदने जाना चाहेंगे ही नहीं, महंगाई आपको परेशान करने लगेगी, आप बाहर निकलने से बचने लगेंगे, आर्थिक वृद्धि के अवसर रुकने लगेंगे। सवाल बड़े हैं कि क्या भारत देश की ग्रोथ पर सीधा असर आने वाला है। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारत के शेयर बाजार का आज का दिन बहुत खराब कहा जा सकता है। इतना खराब कि ये 21 महीने के सबसे बड़े ड्रॉप को आज सिंगल डे में देखा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से 12 ट्रिलियन रुपीस साफ हो गए मात्र एक दिन के अंदर। सेंसेक्स लगभग 2500 अंक गिरकर बंद हुआ है। यह अपने आप में एक बड़ा नंबर है। मतलब ये ऐसी स्थिति है जिसे बाजार की दृष्टि से एकदम शॉकिंग स्थिति मानी जा सकती है। बाजार में लगातार जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उसके पीछे निश्चित ही तेल की सप्लाई एक बड़ा कारण है। और लगातार बाजार बहुत दिनों से परेशानियों के हालात से गुजर रहा है। अमेरिका इजराइल के बीच, अमेरिका इजराइल मिलकर जो ईरान से युद्ध लड़ रहे हैं, ये स्थितियां बहुत घातक हो रही हैं। और उन घातक होती स्थितियों में जिस तरह से ईरान रिटेलिएशन में स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रोक करके ऑयल सप्लाई और गैस सप्लाई को कंट्रोल करता है। भारत ऑलरेडी 85% अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति इंपोर्ट से करता है। रशिया से तेल परचेज करने का एक विकल्प जरूर है, लेकिन फिर भी रशिया भी कितना दिन तक इतनी आवश्यकता की पूर्ति कर पाएगा, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि भारत की कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 45 से 50% स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पूरा होता है। अगर वो पूरी तरह बैन होती है तो भी वैकल्पिक सप्लाई के साधन सवालों के दायरे में हैं। सवालों के दायरे में यह भी है कि सऊदी अरब ने राज तनूरा पर या अपनी अरामको पर हुए हमलों के बदले में यानबू पोर्ट, जो कि रेड सी में है, वहां से ऑयल सप्लाई प्रारंभ की थी। लेकिन ईरान ने आज यानबू पोर्ट पर भी हमला कर दिया है। ऐसे में वेस्ट एशिया के ये जितने भी देश हैं जो भारत के लिए ऑयल सप्लाई का, गैस सप्लाई का और भारत के एक्सपोर्ट का एक मेजर केंद्र हैं, वो पूरी तरह से बाधित हो रहे हैं। बाधित होने का असर बाजार पर साफ दिख रहा है। और बाजार में गिरे हुए ये अंक और बिगड़ा हुआ जो सेंसेक्स है वो सीधा सीधा ये बता रहा है। और तो और रुपी भी इस समय रिकॉर्ड स्तर पर गिरता चला जा रहा है और गिरते गिरते वो 92.62 तक डॉलर के मुकाबले पहुंच गया है। हालात इस तरह से हैं कि अमेरिका और इजराइल ने दुनिया को जो संकट की स्थिति में डाला है, वो संकट की स्थिति भारत जैसे विकासशील देश, जहां पर 140 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं, जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जहां एक और विदेशी मुद्रा में रेमिटेंसेस जो कि वेस्ट एशिया से आते हैं जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ हमारी बहुत सी कंपनी जो वेस्ट एशिया के देशों को, गल्फ के पर्शियन खाड़ी के देशों को माल बेचकर लाभ कमाती हैं, और बहुत सारी हमारी कंपनी जो ऑयल पर निर्भर करती हैं, इन सब के ऊपर सीधा सीधा असर आ रहा है। हेडलाइंस बड़ी हैं और ऐसे में ग्लोबल रिसेशन एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है कि क्या ये वैश्विक मंदी की ओर इशारा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब जब खाड़ी में इस तरह की स्थितियां बनी हैं, मार्केट के हालात बिगड़े हैं। युद्ध ऑलरेडी अपने 3 हफ्ते पूरे करने जा रहा है और अगर विश्लेषकों की माने और ये स्थिति 4 हफ्ते और खिंच गई, यानी 1 महीना और खिंच गया, तो बाजार के लिए ये बहुत भीषण होगा। मैंने अभी कुछ देर पहले अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक सेशन किया है जो गैस संकट से जुड़ा है, और वो इसलिए क्योंकि हाल ही में ईरान ने कतर की सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है उस पर हमला किया है, जो गैस सप्लाई का दुनिया में 20% एलएनजी सप्लाई का एकमात्र केंद्र है। ऐसे में वहां पर गैस सप्लाई बाधित होना और उसकी पुनः बहाली होने में जो भी समय लगेगा वो दुनिया के लिए बहुत भीषण हो सकता है। इसी चलते भारत सरकार के द्वारा अभी अपनी तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात के बारे में जिक्र और चिंता दोनों व्यक्त की गई है। बाजार के हालात आपके सामने हैं और ऐसी स्थिति में बाजार का गिरना न्यूज है। वहीं सेंसेक्स के साथ साथ निफ्टी भी 23,000 अंक पर गिरकर बंद हुआ और यह स्थिति बैंकिंग, ऑटो के शेयर्स में सबसे ज्यादा बिकवाली के साथ रही। जून 2024 के बाद में सेंसेक्स 5.74% गिरा था। यह गिरावट इस तरह की गिरावटों में से एक है। आज 2496 अंक गिर करके 3.26% गिरकर 74,207 पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बंद हुआ। वहीं निफ्टी 23,002 अंक पर बंद हुआ है। साथियों, ये आंकड़े जिस तरह से मतलब स्टॉक्स जो प्राइम स्टॉक्स हैं, निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक हैं या फिर सेंसेक्स के जो 30 स्टॉक्स हैं, उनके अंदर जो लालिमा छाई हुई है उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा ब्लड शेड हो रखा है।
हालात इतने खराब हैं कि बैंकों के स्टॉक्स बहुत ज्यादा तरीके से गिरते जा रहे हैं। विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकाल रहे हैं और स्वदेशी निवेशक उस मौके को भरने के प्रयास में लगे हैं, लेकिन बाजार संभल नहीं रहा है। बाजार में तबाही से तगड़ा नुकसान होता जा रहा है। लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 438 लाख करोड़ रुपए जो था वो घटकर 426 लाख करोड़ रुपए के करीब रह गया है। इसके बड़े कारणों में निश्चित ही युद्ध को एक बड़ा कारण माना जा रहा है, लेकिन हां, एक और कारण भी है। फिलहाल एचडीएफसी जो बैंक के चेयरमैन हैं अतानु चक्रवर्ती, उनका इस्तीफा एचडीएफसी बैंक के शेयर गिरने के अंदर भी एक बड़ा रीजन बनकर आया है। वहीं दूसरी तरफ ऑयल की बढ़ती कीमतों ने तेल और एलपीजी सप्लाई पर जो उत्पन्न संकट के कारण कीमतें बढ़ी हैं, उन्होंने निश्चित ही निवेशकों के अंदर, यातायात की सर्विसेज का उपयोग करने वाले लोगों में, या फिर सर्विसेज में जिनके यहां पर ट्रांसपोर्टेशन बड़ा रोल प्ले करता है, ये बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है। आज अगर भारत के अंदर चाहे बहुत आसान तरीके से अगर हम देखें कि ये चाहे ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी, ये तमाम प्रकार की जो कंपनीज हैं जो माल डिलीवर करती हैं, जो लोग रेस्टोरेंट्स के ऊपर बिजनेस चला रहे हैं, उन सबको डायरेक्टली हिट होना है इन सबसे। एलपीजी के ऊपर संकट आएगा तो रेस्टोरेंट्स पे संकट आएगा, रेस्टोरेंट्स पे संकट आएगा तो सप्लाई बाधित होगी, सप्लाई बाधित होगी तो इन सबके कंपनियों के स्टॉक नीचे जाएंगे। माल भाड़ा वृद्धि होने से ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो माल की डिमांड, खपत कम होने लगेगी, और ऐसे में जब खपत कम होगी तो जो प्रोड्यूसर कंपनी है उसका स्टॉक बना रह जाएगा, उसका स्टॉक खराब होना एक मुसीबत बन जाएगा। ठीक, मतलब ये सिंपल से जो पॉइंट्स है जो सीधा सीधा डिपेंडेंट है। दूसरा, व्यक्ति काम करने में बचना शुरू करेगा, यात्राओं से बचना शुरू करेगा, फ्रीक्वेंट फ्लाइट से बचना शुरू करेगा, पता नहीं कि पेट्रोल डीजल कहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसी स्थितियां अगर बनती चली गई, ये मतलब वो वाली स्थिति है जिस पर चिंता होने से बाजार गिरता है। बाजार आज की स्थिति से नहीं सोचकर गिरता है कि भविष्य में क्या होगा। ये वो प्रभाव है जिनको इन दिनों कंसीडर किया जाना शुरू हो रहा है, और ये जो कंसीडरेशन है ये बाजार को आज हो रहा है, और बाजार ने इसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें देखना शुरू की हैं। और तो और हमारी बहुत सारी जो मिडिल ईस्ट वॉर के कारण उर्वरक की जो आपूर्ति है वो बाधित हुई है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स भी हमको यहाँ से पश्चिम एशिया के जो देश हैं यहां से मिला करते थे, उनका आना बाधित हुआ है। और तो और जो भारतीय वहां रह रहे हैं उनके वजह से जो रेमिटेंसेस थे वो बाधित हुए हैं। बहुत सारे भारतीय बिजनेसमैन की पश्चिम एशिया के अंदर, दुबई है, दोहा है, सऊदी है, यहां पर यातायात ट्रिप्स रहा करती थी, उनके पास आना जाना बाधित हुआ। यानी कि सब वो चीजें हैं जो कि बाजार को लगातार प्रभावित कर रही हैं, और इसी वजह से चर्चा है मिडिल ईस्ट के कन्फ्लिक्ट और वेस्ट एशिया के कन्फ्लिक्ट से उत्पन्न हुए रिसेशन की, कि क्या ये मंदी का कारण बन सकती हैं। ये सवाल इसलिए साथियों क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब ईरान के द्वारा इस पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया गया हो। इससे पहले भी 1973 के अंदर भी ऐसी ही तेल संकट की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जब अमेरिका, इजराइल ईरान पर हमला कर दिए थे, उस समय पर भी ये स्थिति बनी थी। 1973 में भी यौम किपर युद्ध के दौरान जब इजराइल ने 6 दिवसीय युद्ध शुरू किया था, उस समय पर भी ये स्थितियां बनकर आई थी। इजराइल के समर्थक देशों को तेल देने पर ईरान ने मना कर दिया था, उस समय पर भी तेल की अंदर कीमतों में 4 गुना तक वृद्धि हो गई थी। आज अभी 2 गुना तक तेल की कीमत गई है, अब उस समय पर 4 गुना तक तेल की कीमतें बढ़ गई थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल सप्लाई को पूरी तरह रोक दिया गया था। उस समय की ये तस्वीरें, हालात लोगों के आपके सामने हैं, किस तरह की किल्लतें दुनिया को देखनी पड़ी थी। उसके बाद भी फिर ये हालात रुके नहीं, ये स्थितियां बनती रही कि रिसेशन की स्थिति में जीडीपी की ग्रोथ रेट घटती गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता गया और डिमांड घटती गई। परिणाम निकलता है इन्फ्लेशन का, और वही अल्टीमेटली रिसेशन के कारणों में से बनकर आई। यानी कि रिसेशन वो स्थिति जिस समय आपकी आर्थिक वृद्धि रुक जाए, आपके यहां पर बेरोजगारी बढ़ जाए, आपके यहां पर मांग घट जाए क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है, ऐसी स्थिति देश के लिए आर्थिक मंदी का कारण बनती है। यानी कि देश की रफ्तार जिस गति से चल रही है उसको रोकने वाली बनती है, और इसी स्थिति में रिसेशन एक बड़ा कारण कहलाता है। यह हालात 1974 के बाद में 1990 और 1991 में गल्फ वॉर के टाइम पर भी बने थे, जब ऑयल प्राइस ने फिर से लोगों को चौंका दिया था, जब इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था। ठीक उस समय पर भी मार्केट के अंदर ऐसे ही हालात उत्पन्न हुए थे। आपको याद होगा 1990 का वो दौर जिस समय भारत के अंदर इतना संकट फॉरेक्स का खड़ा हो गया था कि हमें गोल्ड गिरवी रखने का विचार करना पड़ा। ऐसी स्थितियां उत्पन्न 1990 में हुई थी। ये सब चीजें भयावह हैं। लगातार हमारे देश की आबादी बढ़ी है, आवश्यकताएं ऊर्जा की बढ़ी हैं, सप्लाई के साधन सीमित हैं, और ये स्थितियां फिर से डरा रही हैं। 2003 में भी इराक वॉर के अंदर ऐसा हुआ, अरब स्प्रिंग 2011 में ऐसा हुआ। यानी कि वर्ल्ड के अंदर जब जब गल्फ प्रभावित हुआ है, बाजार पर इसका सीधा असर पड़ा है। तो क्या इस बार बाजार इस चीज से बच पाएगा?
इसके बारे में सोचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लगातार इस बार ईरान ने उन ठिकानों को निशाना बनाया है जो पश्चिम एशिया के अंदर दुनिया के लिए महत्वपूर्ण थे, ताकि उन देशों की मदद से वो अमेरिका को युद्ध विराम के लिए रोक सके, युद्ध विराम के लिए मना सके। ऐसे में सजेस्टेड क्या है? सजेस्टेड है साथियों, पैनिक नहीं करना है। अगर आप लोग ट्रेड में हैं, आप लोगों ने स्टॉक्स परचेज किए हुए हैं, पैनिक सेल नहीं करना है। समझदार इन्वेस्टर, अगर आपके पास फंड है तो वो ज्यादा बाई करता है, क्योंकि बाजार को फिर से लौटना है। बाजार के अंदर ये स्थिति आप भी जानते हैं कि लंबे समय तक नहीं चल सकती। जब मैंने आपको इतिहास में इतनी स्थितियां बताई, फिर उसके बाद आज हम यहां खड़े हैं, तो फिर से ये आज की स्थिति टेम्परेरी है, फिर से हालात बदलेंगे, चीजें सुधरेंगी और देश तरक्की की तरफ चलेगा। तो पहले पैनिक नहीं करना है। दूसरा, आपको जो वर्तमान स्थितियां हैं उनसे निपटने के लिए अपने स्तर पर तैयारियां करके रखनी चाहिए। तैयारियों में मैं किसी कालाबाजारी की या फिर आप जबरदस्ती के स्टॉक की मैं मना करता हूं, ऐसा ना करें। लेकिन हाँ, आपके जरूरी धन की आप व्यवस्था अपने साथ रख सकते हैं। आप बाजार में उतना ही खर्च करें जितनी जरूरत हो, लग्जरी को सेकंड लाइन पर रख सकते हैं। आवश्यकता की चीजों को जितना एफिशिएंट तरीके से कर पाएंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है साहब, कुल मिलाकर के घबराने की बात तो नहीं है, लेकिन हाँ, चर्चा की विषय जरूर है। पैनिक सेल, पैनिक बाय, ये दोनों ही बाजार के लिए खराब मानी जाती हैं स्थितियों पर। फिर भी आप और हम मिलकर के नजर बनाए हुए हैं। जैसी भी कोई जानकारी अपडेट के रूप में आती है, मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। जहां तक बात है गोल्ड और सिल्वर की, फिलहाल उसके भाव भी गिरना यह दर्शाता है कि निवेशक में निवेश का डर सता रहा है। उसको यह डर है कि मैं मेरा पैसा भी निवेश करूं या नहीं करूं। इसीलिए ये सबसे बड़ी चिंता बन रही है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से भी इस बात पर तेल और पेट्रोल की गैस की आपूर्ति पर अभी चिंता जाहिर की गई है। ये दर्शाती है कि ये स्थिति को सरकार भी अब धीरे धीरे जनता के सामने रख रही है। ठीक है, फिर भी अल्टीमेटली आप और हम नेशन फर्स्ट, घबराना नहीं, संभलते हुए चलना है। 140 करोड़ भारतीय हैं, मजबूत होना है। एक दिन इतने मजबूत हों कि हम दुनिया हम पर निर्भर करें, हम लोगों की घटनाओं पर निर्भर ना करें। वो सारे राजनीतिक सवाल, हम कुछ कर क्यों नहीं देते, हम अमेरिका के साथ ये क्यों नहीं कर देते, तो वही वाली बात है कि जब आप इतना पीछे बैठे हुए हैं तो जो हमसे आगे बैठे हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम यही सोच के राजी हैं कि तुम नहीं कर रहे तो हम क्या करेंगे, चले जा रहा है। ठीक है, खैर फिलहाल के लिए इतना ही। परेशान ना हो, फिर मुलाकात करते हैं आने वाले समय पे। बहुत बहुत धन्यवाद।